Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. Today we are going to talk about threat to federalism of India. हमारी इंडिया की फेडरलिज्म को क्या खतरा है? इसको जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है फेडरलिज्म होता क्या है, क्यों हमारी यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स लेती जा रही है इस कोविड के टाइम में. फर्स्टली लेट अस नो अबाउट फेडरल गवर्नमेंट होती क्या है. फेडरल गवर्नमेंट होने के लिए उसमें कुछ फीचर्स होना बहुत ज़रूरी हैं. फेडरल गवर्नमेंट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड एक स्टेट को कुछ भी बोल सकते हैं. स्टेट, प्रोविंसेस, रिपब्लिक्स, डिफरेंट कंट्रीज में इसको डिफरेंट नाम लिया जाता है. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि दो गवर्नमेंट्स होनी चाहिए. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि एक ही गवर्नमेंट सब कुछ हैंडल कर रही है. देयर शुड बी अ रिटन एंड अ वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब सब कुछ एक बुक में लिखा होना चाहिए. यहाँ पर कौन से लॉज बन सकते हैं, कैसी गवर्नमेंट होगी, सब कुछ. एंड उसको अमेंड करना इजी नहीं होना चाहिए. इट शुडंट बी दैट मच इजीली अमेंडेबल. इफ दैट विल बी इजीली अमेंडेबल देन हम पार्लियामेंट जैसे मर्जी उसको अमेंड कर देगी एंड कॉन्स्टिट्यूशन होने का कोई मतलब नहीं रहेगा. तो जो भी स्टेट्स एक साथ आई होंगी वो अलग अलग भी हो सकती हैं. फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ट्रू फेडरेशन क्या होती है. जैसे कि यूएसए कैसे बना, बहुत सारी स्टेट्स एक साथ आई. नियरली अभी 50 स्टेट्स हैं जो एक साथ आकर यूएसए को बनाती हैं. लेकिन इंडिया में क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री थी इंडिया एंड उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेजेस. You have to tell me how many states are there in India. You have to write down the answer in the comment section. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है, पार्लियामेंट की नहीं. मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो भी लॉज बनने हैं, जो भी एक्ट बनने हैं, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही बनेंगे. एंड इस चीज का ध्यान रखता है हमारा सुप्रीम कोर्ट. ये अनदर पॉइंट इज दैट यहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. लेजिस्लेचर क्या है, जो लॉज बनाती है. एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करती है एंड जुडिशरी जो उनको रिव्यू करती है. लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव जो उनको इम्प्लीमेंट करे एंड जुडिशरी जो रिव्यू करे जो एक्ट बना है, जो लॉ बना है वो अकॉर्डिंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यहाँ पर बाईकैमरलिज्म होना चाहिए. जैसे कि इंडिया में है, पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस, लोकसभा एंड द राज्यसभा. ऐसे ही यूएसए में है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट. यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी नहीं होती है, सुप्रीमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की. यहाँ पर हमारे पास 3 लिस्ट होनी चाहिए, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड दी कंकरेंट लिस्ट. मतलब जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में मेंशन है उन पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉज बना सकती है एंड यूनियन लिस्ट वाले पे यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज द पार्लियामेंट. एंड जो भी सब्जेक्ट्स हमारे कंकरेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उस पर स्टेट भी लॉ बना सकती है एंड हमारी यूनियन भी. यहाँ पर इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी होनी चाहिए. इंटीग्रेटेड इन द सेंस जैसे इंडिया में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ये हुई इंटीग्रेशन. एंड इंडिपेंडेंट कैसे हुई, हमारी सुप्रीम कोर्ट पर हमारी गवर्नमेंट की बिल्कुल भी पावर नहीं है. इवन हमारा सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बनाए हैं पार्लियामेंट ने उसको नल एंड वॉइड बोल सकता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म. लेट अस टॉक अबाउट यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या क्या फीचर्स होते हैं. यहाँ पर सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है सेंट्रल लेवल पर. अगर स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है भी तो वो सिर्फ नाम की होती है, क्योंकि वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से ही डिराइव हुई होती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि सेंट्रल लेवल पे कोई और पार्टी हो एंड स्टेट लेवल पर कोई और. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है एंड अनरिटन भी. लेकिन फेडरलिज्म में हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी था. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने का फायदा ये है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है. लेकिन अगर यहाँ पर रिटन भी है देन वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि पार्लियामेंट आराम से उसको चेंज कर दे.
इसलिए यूनिटरी गवर्नमेंट में सुप्रीमेसी होती है पार्लियामेंट की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उतना अच्छे से नहीं लिखा होता एंड उसको अमेंड करना बहुत आसान है। इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ना होकर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होती है। यहाँ पर कोई भी ट्रू डिवीजन ऑफ पावर नहीं होती कि लेजिस्लेचर ये काम करेगी, एग्जीक्यूटिव ये और जुडिशरी ये। ना ही यहाँ पर कोई डिफरेंट लिस्ट होती है कि स्टेट लिस्ट ये काम करेगी और हमारी यूनियन गवर्नमेंट कोई और, क्योंकि ये कोई वहां पर सीन ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक होती है एंड दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट। कौन सी होती है? यहाँ पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ एक हाउस भी हो सकता है एंड 2 हाउस भी। यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमारे पास एक हाउस होना चाहिए या 2। देयर इज द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बहुत आसानी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है अगर हमारे पास यूनिटरी गवर्नमेंट है। नाउ कैन यू टेल मी, इंडिया में यूनिटरी गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट? लेट अस टॉक अबाउट इट। इंडियन टाइप ऑफ गवर्नेंस, यहाँ पर ना यूनिटरी है ना फेडरल है। इंडिया को बोला जाता है, यहाँ पर है क्वाजाई फेडरल गवर्नमेंट, जिसका मतलब फेडरल तो है लेकिन यूनिटरी टिल्ट के साथ। फेडरल भी है हम लोग और यूनिटरी भी। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरह, लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर भी होती है, लेजिस्लेचर अपना काम करती है, एग्जीक्यूटिव अपना और जुडिशरी अपना। यहाँ पर स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है एंड यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर स्टेट लॉज बनाती है, यूनियन लिस्ट पर यूनियन और कंकरेंट पर स्टेट और यूनियन दोनों। लेकिन जैसे कि यूनिटरी गवर्नमेंट में होता है पावर ज्यादा यूनियन के हाथ में होती है, ऐसे ही यहाँ पर अगर स्टेट एंड यूनियन दोनों एक ही सब्जेक्ट पर लॉ बनाए कंकरेंट लिस्ट की, देन जो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा। और ये है यूनिटरी टिल्ट। यहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करे, देन हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर सकता है। यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। यू हैव टू राइट डाउन कितने आर्टिकल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इसको अमेंड करना उतना भी मुश्किल नहीं जितना यूएसए में है एंड उतना आसान नहीं जितना ब्रिटेन में है। यहाँ पर कोई भी एक्चुअल सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल सेपरेशन जरूर है। लेजिस्लेचर अपना काम करती है, एग्जीक्यूटिव अपना और जुडिशरी अपना, लेकिन वो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करते हैं। जैसे कि अगर पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अदर कोर्ट्स को हैंडल करने के लिए हमारे पार्लियामेंट लॉज भी बना सकती है। इस तरह से हम लोग फेडरल तो हैं लेकिन एक यूनिटरी टिल्ट के साथ हैं। ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब किसी भी तरह की एमरजेंसी लगती है, जैसे कि नेशनल एमरजेंसी लगे, प्रेसिडेंट रूल लगे या फिर फाइनेंशियल एमरजेंसी लगे, तो सारी की सारी पावर्स हमारी यूनियन के हाथ में आ जाती है। अकॉर्डिंग टू द 250 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमारे इंडिया में कोई भी एमरजेंसी हो तो हमारा यूनियन उस पर लॉज बना सकता है। पूरी की पूरी पावर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ ये पावर नहीं है कि वो लॉ को नल एंड वॉइड कर सके, बल्कि उसके पास जुडिशरी एक्टिविज्म भी है। जुडिशियल रिव्यू होने के साथ साथ एक्टिविज्म भी है। अगर कोई भी केस नहीं फाइल हुआ है, लेकिन अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस पर जजमेंट देना जरूरी है, देन हमारा सुप्रीम कोर्ट दे सकता है एंड उसको बोलते हैं हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म। नाउ कमिंग टू द थ्रेट्स, जो एक्चुअल थ्रेट्स हैं क्या, क्यों हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या ऐसी चीजें हमारी यूनियन गवर्नमेंट कर रही है कि हमारे फेडरलिज्म को खतरा है। पहला है जीएसटी, विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेस, जिसको कि टैक्स पे टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स भी बोला जाता है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल लॉज। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर कितने एग्रीकल्चरल लॉज पास हुए हैं एंड वो क्या क्या है। देन वी विल टॉक अबाउट
नेशनल हेल्थ आईडी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोविड-19 को हैंडल करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। लेट अस स्टार्ट विद द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। जीएसटी बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि इंडिया में किसी भी गुड एंड सर्विस को खरीदने और बेचने पे लगाया जाता है। इसका मतलब अगर हम लोग कोई भी चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, देन उस पर कुछ जीएसटी लगा होता है। कोई भी अगर लग्जरियस थिंग हम लोग खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अगर हम लोग कोई भी डेली यूज की चीज खरीदते हैं। एंड दिस एंटायर टैक्स इज कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। 42% ऑफ दिस कलेक्शन इज शेयर्ड विद द स्टेट्स। मतलब जितनी भी कलेक्शन होती है उसका 42% स्टेट्स के पास जाता है। स्टेट्स उसको अपने मन चाहे ढंग से यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। एंड जब ये 2016 में जीएसटी का कंसेप्ट आया था तो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला था अगर आपको जीएसटी के वजह से कोई भी लॉस होता है तो हम लोग उसके लिए आपको कंपनसेट करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है ड्यूरिंग कोविड जीएसटी कलेक्शन उतनी ज्यादा नहीं हो रही, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। लेकिन हमारी यूनियन गवर्नमेंट तैयार ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को लोन देने के लिए, उनको पैसे देने के लिए, कंपनसेशन देने के लिए। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर यूनियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लोन ले लेगी देन हमारा रैंक जो कि ईज ऑफ बिजनेस में है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से फॉरेन के लोग हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। एफडीआई कम हो जाएगा, इसलिए हमारी जीडीपी भी बहुत नीचे गिर जाएगी। इसलिए हमारी यूनियन गवर्नमेंट और ज्यादा लोन नहीं लेना चाहती। लेकिन जैसे कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को भी काम करने के लिए पैसों की जरूरत है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अब एक ऑल्टरनेटिव दिया है। बहुत ज्यादा प्रेशर करने के बाद यूनियन गवर्नमेंट को अब ये फैसला लेना पड़ा है कि वो लोन लेगी, लेकिन वो उसको हैंड ओवर कर देगी स्टेट को। इससे जो यूनियन का फिजिकल डेफिसिट है, मतलब उधारी है यूनियन गवर्नमेंट की, वो नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। लेकिन जो लोन बाद में वापस करना है वो करेगी हमारी यूनियन गवर्नमेंट। और इससे हमारी स्टेट गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? एक तो उसको पैसे मिल रहे हैं कि वो अपने यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट कर सके, कोविड से लड़ सके। एंड दूसरी चीज ये है, अगर स्टेट गवर्नमेंट लोन लेती तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन अभी उनको बहुत कम पे करना पड़ रहा है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने लोन लिया है। इसकी वजह से क्या है, यूनियन गवर्नमेंट वो पूरी की पूरी अमाउंट पे बैक करेगी लोन की, लेकिन जो थोड़ा सा इंटरेस्ट है सिर्फ स्टेट को वो ही पे करना है। अभी ये बहुत बड़ा थ्रेट था हमारी फेडरलिज्म पर, लेकिन ये कहीं ना कहीं ठीक होता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से तब ठीक होगा जब एक्चुअल में यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे ट्रांसफर कर देगी। सो दिस इज द फर्स्ट थ्रेट टू द फेडरलिज्म ऑफ इंडिया कि कैसे हमारी यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उसका कंपनसेशन नहीं दे रही। इसकी वजह से क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का भरोसा यूनियन गवर्नमेंट से उठता जा रहा है एंड ये हमारी फेडरलिज्म को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अभी सेकंड पॉइंट है सेस। इसको बोलते हैं टैक्स पे टैक्स। यूनियन गवर्नमेंट कुछ चीजों पर जीएसटी के साथ साथ कुछ और टैक्स भी लगाती है, ये कहकर कि जो ये एक्स्ट्रा टैक्स है ये हम लोग हेल्थ, एजुकेशन, रोड्स, हाईवेज, डिफेंस, इन चीजों पर खर्च करेंगे। लेकिन अभी जो सीजीआई की रिपोर्ट आई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंगली नियरली 3.25 लाख करोड़ का सेस इकट्ठा हुआ था, जिसमें से सिर्फ 40% हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने यूज किया है एंड बाकी का उसने पब्लिक फंड में ट्रांसफर कर दिया है, जिसको वो जैसे चाहे यूज कर सकती है। एंड सेस का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो जीएसटी कलेक्शन होती है उसका 42% यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ता है, लेकिन सेस सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अभी सीजीआई के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने मनचाहे ढंग से इस सेस को यूज किया है और ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी शेयर नहीं किया जाता, इसलिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है। क्योंकि
यूनियन गवर्नमेंट इस पैसे को ऐसे इस्तेमाल कर रही है कि ये हम लोग आपको स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस पैसे पर अगर ये पब्लिक फंड में ट्रांसफर किया जाता है देन इस पर स्टेट गवर्नमेंट का भी उतना ही हक है जितना कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसलिए हम लोग इसको भी एक थ्रेट मान सकते हैं हमारी फेडरलिज्म पर। नाउ कमिंग टू दी अनदर थ्रेट विच इज द एग्रीकल्चरल लॉज। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अभी अमेंड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पास हुआ है। इनके अकॉर्डिंगली क्या हुआ है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, लेकिन अभी यूनियन गवर्नमेंट पर वो उस पर अननेसेसरीली लॉज बना रही है। इन लॉज ने क्या किया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है, अभी कोई जितना मर्जी राइस, व्हीट, पल्सेस इनको स्टोर करके रख सकता है, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अभी फार्मर मार्केट से बाहर जाकर भी अपने अनाज को बेच सकता है, और इससे क्या होगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने सेट की होती थी शायद वो फार्मर्स को नहीं मिलेगी, और ये बहुत बड़ा थ्रेट है फार्मर्स के लिए। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है उसके अंडर अगर फार्मर कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कि मैं आपको अपनी पूरी की पूरी क्रॉप दे दूंगा, एंड अगर वो उतना नहीं दे पाता, उतना कंपनसेट नहीं कर पाता, देन उसकी जमीन भी उसके हाथ से जा सकती है, और इसका ये नुकसान हो रहा है। एंड इसके अगेंस्ट में हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है जिसके अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी पंजाब को हमने एक मंडी के रूप में बना दिया है। इसका मतलब फार्मर जहां मर्जी जाकर अपना क्रॉप बेच सकता है, राइस, व्हीट, अपने पल्सेस जहां मर्जी बेचे, लेकिन उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ही। एंड अगर ऐसा नहीं होगा देन हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको 3 साल तक की सजा दे सकती है जिसने फार्मर को एमएसपी नहीं दी है। एंड द अनदर थिंग इज कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है देन उसकी पूरी की पूरी जमीन नहीं जाएगी फार्मर की। अगर किसी के पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है देन फार्मर अपनी जमीन कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देगा, बल्कि धीरे धीरे करके जो भी उसका लोन होगा वो उसको देगा। एंड इसमें जो मेन थ्रेट था वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी हक नहीं है कि वो हमारे एग्रीकल्चर को टच भी करे, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। लेकिन उसने 33rd आर्टिकल जिसमें कि ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको यूज करके ये लॉज बनाए, एंड जो कि बिल्कुल गलत है। एंड हमने रिसेंटली देखा कैसे पंजाब एंड हरियाणा में इसके अगेंस्ट कितने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। अभी अगला है नेशनल हेल्थ आईडी। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, जैसे हमारे पास आधार आईडी होती है, आधार कार्ड होता है, वैसे ही हर इंसान के पास एक नेशनल हेल्थ आईडी होगी इंडिया में, जिसमें डॉक्टर्स आपकी पूरी मेडिसिन, आपकी पूरी बीमारी के बारे में, आप जिस मर्जी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपकी सारी डिटेल्स इस आईडी में सेव कर देगा। इसलिए आपको अभी रिपोर्ट्स लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर अपने आप उन चीज़ों को समझेगा, एंड ऑल्सो इससे जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि कोई भी हमारी रिपोर्ट्स मिसप्लेस नहीं होगी। एंड लोगों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ से डर था कि हमारी पूरी की पूरी डिटेल्स वहाँ पर चली जाएंगी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कहा है अगर आप नहीं चाहते कि आपकी रिपोर्ट्स पूरी की पूरी आपकी आईडी पर सेव हों तो आप उसके लिए मना कर सकते हैं। लेकिन जो हेल्थ है ये भी हमारी स्टेट लिस्ट का पार्ट है, लेकिन हमारी यूनियन गवर्नमेंट अननेसेसरीली इस पे लॉज बना रही है। एग्रीकल्चर एंड हेल्थ दो ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना रही है, एंड ये फेडरलिज्म को बहुत बड़ा खतरा है। अभी लास्ट पॉइंट जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए जब यूनियन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था तो उसने स्टेट के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं किया, एंड एकदम से उसने अनाउंस कर दिया कि कल से लॉकडाउन। इसकी वजह से क्या हुआ, जो माइग्रेंट्स अर्बन एरिया में आए हुए थे फ्रॉम द रूरल एरियाज इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड जो वहां पर लेबर्स थे, वर्कर्स थे, उनको घर जाने का मौका भी नहीं मिला। हमने देखा ही है कैसे न्यूज में, वीडियोस में लोग चलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, उनकी कितनी बुरी हालत थी। लेकिन अगर यही यूनियन गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ
थोड़ा डिस्कस किया होता तो लोगों को 4-5 दिन मिल जाते अपने घर वापस जाने के, अपनी लोकेशन पर वापस जाने के, एंड लोगों को इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। और ये चीज़ भी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स के साथ डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और अभी जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो एजुकेशन पर भी लॉज लेकर आ रही है, जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है। अभी ये भी एक फेडरलिज्म को बहुत बड़ा खतरा है। वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आ रही है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वो नहीं चाहते हिंदी इंग्लिश कंपलसरी हो एंड वो एक अलग से अपनी लैंग्वेज बच्चों को पढ़ा सके। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर डिमांडिंग कि उनकी प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में हो। इसलिए हमारी स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है। एंड ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे फेडरलिज्म को बहुत ज़्यादा वीक कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट को ये पूरा सोचना चाहिए कि कैसे वो फेडरलिज्म को बचा सकता है। एंड यू हैव टू राइट सम ऑफ द सजेशन कि इस फेडरलिज्म को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फेडरलिज्म। क्या जो ये सब कुछ हो रहा है ये सही है और क्या ये गलत है? आपको ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊँ करंट अफेयर्स के लिए, then please share and support my channel. Thank you.